Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the Krebs cycle. इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने जो है वो लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो हमने स्टडी किए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस जो है वो स्टडी किया था और सेकंड लेक्चर में हमने पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो क्रेब्स साइकिल डिस्कस करेंगे। क्रेब्स साइकिल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। क्रेब्स साइकिल जो है इसके लिए बहुत सारे नाम यूज़ होते हैं। इसके लिए क्रेब्स साइकिल के अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल भी यूज़ होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या TCA साइकिल भी जो है वो टर्म इसके लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेब्स साइकिल का जो वर्ड है ये इसके लिए क्यों यूज़ होता है। बेसिकली क्रेब्स साइकिल हम इस साइकिल को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो डिस्कवर किया था एक इंग्लिश साइंटिस्ट सर हेंस क्रेब्स ने, इसलिए उनके नाम के ऊपर इसको जो है क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। जो इसका दूसरा नेम है सिट्रिक एसिड साइकिल, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि इस साइकिल का जो पहला स्टेबल कंपाउंड है दैट इज़ सिट्रिक एसिड और सिट्रेट, सो इसको हम जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या TCA साइकिल, ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो सिट्रेट है, सिट्रेट बेसिकली एक 6 कार्बन कंपाउंड है और इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद हैं। सो ऐसा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हों उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सो इसलिए चूँकि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है, सो इसलिए जो है वो साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी जो है वो कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल जो है इसका स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A से। जब पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है तो उसके रिजल्ट में एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो डेवलप होता है। सो ये एसिटाइल कोएंजाइम A फिर जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है और पहले स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम A रिएक्ट करता है एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट के साथ और उसके रिजल्ट में 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड या सिट्रेट जो है वो डेवलप होता है। सो अगर आप देखें ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है तो कोएंजाइम A तो बेसिकली एक इंटरमीडिएट के तौर पे जो है वो इन्वॉल्व होता है जो कि यहाँ रिलीज़ हो जाता है, जबकि ये जो एसिटाइल ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ 2 कार्बन एटम्स हैं, ये 2 कार्बन और ऑक्सैलोएसीटेट के जो 4 कार्बन हैं ये आपस में मिलते हैं, 4 + 2 6 जो है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट डेवलप हो जाता है और ये जो स्टेप है इसको सिट्रेट सिंथेज जो है वो परफॉर्म करता है। इस स्टेप के अंदर चूंकि सिट्रेट की सेंसिस होती है इसलिए एंजाइम का नेम आपको याद करना जो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। चूंकि सिट्रेट की सेंसिस होती है तो यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज जो है वो एंजाइम इन्वॉल्व है। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है उसमें सिट्रेट जो है ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करके तो सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट हो जाता है और सेकंड और थर्ड स्टेप दोनों जो है उनके अंदर एकोनिटेज एंजाइम इन्वॉल्व है। थर्ड स्टेप में दोबारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है और ये सिस एकोनिटेट जो है ये आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लिटरेचर के अंदर कुछ केसेस में आपको सिट्रेट के बाद डायरेक्ट जो है वो आइसोसिट्रेट शो किया हुआ नज़र आएगा। चूँकि सिस एकोनिटेट एक इंटरमीडिएट के तौर पे डेवलप होता है इसलिए जो है वो सम टाइम बीच में लिटरेचर में ये मेंशन नहीं भी होता। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों एक दूसरे के जो है वो आइसोमर्स हैं, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं। सो आइसोसिट्रेट जो है ये फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो इसकी डीहाइड्रोजिनेशन होती है और साथ ही साथ इसकी जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन होती है जिसके रिजल्ट में अल्फा कीटोग्लूटारेट एक 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो डेवलप होता है। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है तो जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो एक कार्बन जो है वो रिलीज़ हो जाता है। सो पीछे जो है वो 5 कार्बन रह जाते हैं जो अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्म में जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ आइसोसिट्रेट की डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है तो इस डीहाइड्रोजिनेशन के रिज़ल्ट में जो हाइड्रोजन रिलीज़ होती है अलॉन्ग विद एनर्जी ये NAD को रिड्यूस करके NADH में जो है वो कन्वर्ट कर देती है। चूँकि यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है सो इसलिए जो एंजाइम है उसको नाम दिया गया है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे चूँकि आइसोसिट्रेट की डीहाइड्रोजिनेशन हुई है इसलिए जो एंजाइम वर्क कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। सो इसलिए आपको एंजाइम का नेम याद करना भी जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इसके बाद जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये फिर जो है वो इसकी फर्दर डीहाइड्रोजिनेशन हो जाती है अलॉन्ग विद डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसके रिजल्ट में सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है वो डेवलप हो जाता है। चूँकि कोएंजाइम A यहाँ पर दोबारा से जो है वो इन्वॉल्व होता है तो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड था जब एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया तो इस डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में पीछे 4 कार्बन जो है वो बच जाते हैं। सो सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है ये एक 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे डेवलप होता है।
अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट की यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन हुई है और इस डीहाइड्रोजिनेशन के रिजल्ट में जो अलॉन्ग विद एनर्जी हाइड्रोजन रिलीज़ हुए हैं वो NAD को NADH में रिड्यूस कर देते हैं। और जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट की डीहाइड्रोजिनेशन इस स्टेप में जिस एंजाइम ने परफॉर्म की है उसको हम कहेंगे अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। सो इसके बाद जो नेक्स्ट जो 6 स्टेप है इसके अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट के अंदर और यहाँ पे कोएंजाइम A रिलीज़ हो जाता है, वाटर इनपुट होता है और सक्सिनाइल थायोकाइनेज इस कन्वर्जन को जो है वो परफॉर्म करता है। इस स्टेप पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो GDP जो कि ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट है इसको जो है वो फास्फोराइलेट कर देती है और इसके रिजल्ट में ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो डेवलप होता है। ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट चूँकि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता इसलिए ये फ़ौरन से जो वापस कन्वर्ट हो जाता है डिलीवरिंग एनर्जी टू ADP जो कि ATP में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे एज अ रिज़ल्ट एक ATP मालिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। ये इस पूरे साइकिल का जो है वो फर्स्ट ATP है। इसके बाद सक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरेट के अंदर और यहाँ पे जो है वो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है जो इसकी डीहाइड्रोजिनेशन जो है वो परफॉर्म करता है और यहाँ पे जो है वो NADH की बजाय FADH जो है वो कंपाउंड डेवलप होता है FAD से। सो ये एक और जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड है जो इस स्टेप के ऊपर जो है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग डीहाइड्रोजिनेशन। फ्यूमेरेट जो है ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है और ये फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है मैलेट के अंदर और फ्यूमेरेट को कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड फ्यूमेरेज। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है वो इनपुट होता है और मैलेट जो है वो डेवलप होता है। सो मैलेट जो है लास्ट स्टेप के अंदर डीहाइड्रोजिनेशन होती है इसकी और ये दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ फिर जो वो रिएक्ट करता है। मैलेट डीहाइड्रोजिनेज इस लास्ट स्टेप को जो है वो परफॉर्म करता है और यहाँ पे अगेन जो डीहाइड्रोजिनेशन के रिजल्ट में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ होते हैं वो अलॉन्ग विद एनर्जी NAD को रिड्यूस करके NADH में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। सो अगर आप इस ओवरऑल साइकिल को जो है वो देखें तो इस साइकिल के अंदर जो है वो आपके सामने एक NADH, एक तो चीज़ आप याद रखें कि जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और साथ जो है वो डीहाइड्रोजिनेशन होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी रिच कंपाउंड जो है वो डेवलप होता है। जहाँ भी डीहाइड्रोजिनेशन होती है वहाँ पे जो है वो कोई एनर्जी पुअर कंपाउंड रिड्यूस हो जाता है एनर्जी रिच कंपाउंड में। सो आपके सामने यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन हुई थी और साथ ही डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो यहाँ पे NADH सिंथेसाइज हुआ, फिर यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजिनेशन हुई तो यहाँ पे NADH सिंथेसाइज हुआ। उसके बाद जो है वो यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन हुई तो यहाँ पे FADH सिंथेसाइज हो गया और फिर यहाँ डीहाइड्रोजिनेशन हुई तो यहाँ पे NADH सिंथेसाइज हो गया। सो अब अगर हम इस क्रैब्स साइकिल की जो है वो एनर्जी बजट देखें तो इसमें आपके सामने जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। 2 ATP इसलिए सिंथेसाइज होते हैं क्योंकि ये एक जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A बेसिकली जब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकडाउन हुई थी तो उसके रिजल्ट में 2 पायरुवेट बने थे और 2 पायरुवेट से फिर 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बने। तो जब एक यहाँ से इस साइकिल से पास ऑन करता है तो एक ATP यहाँ रिलीज़ होता है, जब दूसरा पास ऑन करेगा तो दूसरा ATP। सो टोटल हमारे पास जो है वो 2 साइकिल के रिजल्ट में 2 ATP जो है वो रिलीज़ होंगे। उसके बाद अगर हम जो है वो NADH की बात करें तो एक साइकिल के अंदर हमारे पास 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं और जब दूसरा साइकिल ऑपरेट होगा तो 6 NADH जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद FADH की बात करें तो FADH2 जो है ये एक साइकिल के अंदर एक और दूसरे साइकिल में एक और रिलीज़ होगा तो 2 FADH2 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर एक साइकिल के अंदर जो है वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 2 साइकिल की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। सो आउटपुट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स प्लस हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। इस साइकिल के अंदर इनपुट क्या होती है, इसमें 2 एसिटाइल ग्रुप्स जो है वो इनपुट होते हैं 2 साइकिल के अंदर। उसके साथ साथ जो है वो 2 ADP और PI जो है वो इनपुट होते हैं जो ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। 6 NAD जो है वो इनपुट होते हैं जो 6 NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं और 2 FAD जो है वो इनपुट होते हैं जो 2 FADH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो क्रैब्स साइकिल के जो डिफरेंट मेटाबोलाइट्स हैं इनको किस तरह से एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो याद किया जाए। तो इसका एक हल मैंने जो है वो आपके लिए तलाश किया है। ये एक सेंटेंस है
अ चॉकलेट केक इन किचन समटाइम्स सीम्स फुली मेल्टेड आउट। अ चॉकलेट केक इन किचन समटाइम्स सीम्स फुली मेल्टेड आउट। अगर ये सेंटेंस आप जो है वो पूरी तरह याद कर लें तो इसमें जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर एसिटाइल कोएंजाइम ए, सी स्टैंड्स फॉर सिट्रेट, सी फॉर सिस एकोनिटेट, आई फॉर आइसोसिट्रेट, के फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट, एस फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, एस फॉर सक्सिनेट, एफ फॉर फ्यूमेरेट, एम फॉर मैलेट एंड ओ फॉर ऑक्सैलोएसीटेट। तो यूँ आप जो है वो ये सेंटेंस याद रख लें तो आप जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर इन सारे मेटाबोलाइट्स को जो है वो याद कर सकते हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है वो ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में जो वो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।